हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप भी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। और मेरा ये धान का क्रॉप जो है अभी रेडी हो रहा है। एक सवाल जो है मेरे को पीडीएफ में पूछे हैं ये रमेश भाई पटेल जी ने, जो कि तापी गुजरात से हैं। उनका कुछ सवाल है, वो गार्डनिंग का काम करते हैं। तो ये सवाल से संबंधित काफ़ी अच्छा इन्होंने सवाल किया है और ये जो सवाल है वो सबके काम आने वाले हैं। तो फिर चलिए इसको जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल के आंसर का मैं दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जितने भी अनुभव है उस हिसाब से मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल जो पूछा है कि जीवामृत बन जाने के बाद उसके कितने दिन तक यूज़ कर लेना चाहिए या फिर वो कितने दिन तक रहता है। देखिए, जीवामृत जब हम लोग बनाते हैं ना, जीवामृत मतलब छोटे छोटे उसमें जीव के जो है वो भोजन रहता है, छोटे छोटे जीव रहते हैं उसमें, है ना। तो जीवामृत क्या रहता है? जीवों का अमृत है। तो उसमें जो है छोटे छोटे जीव जो है एक्टिव होते हैं और वो जो खासकर जीव का एक खाना भी होता है ना। तो वो जैसे हम लोग उसको रेडी करते हैं जीवामृत को, तो वो उसमें पनपना स्टार्ट करते हैं और मोटा मोटी जो है वो लोग 7-8 दिन के बाद जो है जीवामृत बनाने के वो फुल एक्टिव रहते हैं। मतलब उस समय जो है सबसे ज़्यादा उसमें जो है मतलब कि जीवामृत में जो जीवाणु की मात्रा रहती है, धीरे धीरे समय बीतते जाता है और वो धीरे धीरे जो है कम होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो इसीलिए जो है जीवामृत का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बनाने के जो है 6-7 दिन से लेके 15 दिन के अंदर में जो है आपको इसका पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगले बार जो है उसमें जीवामृत की जो ताज़े जो बने जीवामृत है उसको भी आप थोड़ा मिला के उसको रीएक्टिव कर सकते हैं और उसका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो दूसरा सवाल है कि इन्होंने यूट्यूब पे किशन चंद्रा जी का जो वीडियो देखा था, उसमें इन्होंने जो बताया था कि यूरिया, डीएपी, एमओपी दे के जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करने पर जो रिजल्ट मिला, उस टाइप से एक वीडियो शायद था उसमें, उनको उन्होंने देखा है। तो इनका कहना ये है कि अगर हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर में ये यूरिया, एमओपी ये सब डालते हैं तो क्या वो ख़त्म नहीं होते हैं क्या? मतलब उसके जो बैक्टीरिया वो ख़त्म नहीं होते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो बैक्टीरिया होती है ना, तो उसको जो है एक मतलब ये जितने भी हमारे जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं तो वो कोई जहर नहीं होता, लेकिन उसमें जो है उसकी साल्ट की मात्रा इतनी हैवी होती है कि ये बैक्टीरिया लोगों को डैमेज करता है, ख़त्म भी कर देता है। लेकिन अगर हम लोग जो है उसको एक लिमिटेड सांद्रता के साथ अगर हम लोग घोलते हैं तो वो नुकसान नहीं करता। सामान्यतः ये नुकसान ही करता है, लेकिन किशन चंद्रा जी ने बोला है और वो जो है ये मामले में भी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनका बात सही हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है हम लोग जो वेस्ट डिकम्पोजर में ये सारी चीज़ अगर डालते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर करेगा। इनका जो तीसरा सवाल है, क्या वेस्ट डिकम्पोजर बनाने की रीत की तरह ट्राइकोडर्मा को भी बनाया जा सकता है क्या? डिकम्पोजर की तरह इसमें उन्होंने कहा है कि 200 लीटर पानी 2 kg गू ट्राइकोडर्मा, इस तरीके से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं क्या? तो ये भी पूछा है कि अगर अब जवाब नहीं है तो क्यों नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल। देखिए, वेस्ट डिकम्पोजर क्या रहती है, वो एक बैक्टीरिया है और ट्राइकोडर्मा एक फंगस होते हैं। हम लोग ट्राइकोडर्मा को भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मदर जो कल्चर रहती है वो 1 बार या 2 बार होती है। डिकम्पोजर में बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा बार जो है मल्टीप्लाई होते हैं। फंगस में वो लिमिट नहीं होता कि वो बार बार हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, ट्राइकोडर्मा को अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि 1 kg जैसे आपने ले लिया तो उसको काफ़ी मात्रा मतलब टनों जो गोबर है उसमें आप मिला के थोड़ा सा नमी रख के उसको आप रख सकते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं। तो एक बार के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बेनिफिट ये रहता है कि जैसे कि 1 एकड़ में 5 kg जैसे बोला गया है ट्राइकोडर्मा, तो आप 1 kg भी ला के जो है उसको मल्टीप्लाई करके जो है आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार मल्टीप्लाई करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि मदर कल्चर जितने होते हैं वो इतना नहीं होता है। इसके बाद इनका जो है चौथा सवाल ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे को देने के बाद उसका परिणाम तुरंत मिलता है, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। मेरा प्रश्न है कि जीवामृत, पंचगव्य या फिर अन्य बायो फर्टिलाइज़र पौधे को देने के बाद कितने समय में उसका परिणाम मिलता है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है इनका। देखिए, केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है उसको इसीलिए ही बनाया जाता है या फिर उसको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही वो खेत में पड़ता है तो पौधे को तुरंत उसको इंस्टेंटली मिले और पौधे जल्दी से ग्रो करें। बायो जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उनकी प्रक्रिया एक अलग होती है, वो नेचुरल प्रक्रिया होती है, इसीलिए उसके जो है लेट होते हैं। रही बात आपने जो पूछा है कि ये जो पंचगव्य हुआ या फिर जीवामृत हुआ, ये कितने दिन में काम करते हैं, तो कितने दिन ये रहता है कि आपकी जो जहाँ रहते हैं लोकेशन, वहाँ का क्या स्थिति, तापमान वगैरह पे भी डिपेंड करती है। ठंड में थोड़ा कम करता है और जो ऐसे एक टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है तो काफ़ी अच्छा जो उसकी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको जो है खेत में डालते हैं तो उसकी प्रोसेस धीरे रहती है और लंबे समय तक रहती है। और केमिकल का क्या रहता है कि उसकी जो प्रोसेस रहती है बहुत स्पीड रहती है, जल्दी से पौधे को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। दोनों में यही अंतर होता है। अगला जो इन्होंने सवाल किया है कि जीवामृत, पंचगव्य या फिर अन्य जो बायो फर्टिलाइजर में से कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में दें, ये कैसे जाने? क्या बायो फर्टिलाइजर लैब टेस्टेड करने से जाना जा सकता है क्या?
देखिए, जितने भी बायो फर्टिलाइजर होते हैं, एक चीज़ आपको याद रखना है कि अति सर्वत्र वर्जित, आपको ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन ये जो जितने भी हमारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि आपका 1 एकड़ खेत है, उसमें कई टन भी आप डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। कम मात्रा में भी देते हैं तो भी वो अपना धीरे धीरे जो है वो मल्टीप्लाई करते जाता है। ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उसको मेहनत कम जो है करना पड़ता है, पौधे को लोग जल्दी देते हैं। तो इसकी कोई मात्रा जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि आपको इतनी ही देना है। जैसी आपकी मिट्टी है, जैसी आपकी खेत की ज़रूरत है, उतना आप दे सकते हैं। एक चीज़ के लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि आप जितने भी मात्रा डाल दें तो आपकी फसल को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। खासकर अगर मैं खेत की बात करूं, लेकिन आप अगर गार्डनिंग का भी काम करते हैं तो जैसे कि आप छोटे से गमला है जिसमें 5-10 kg मिट्टी है, तो आप उसमें कितना दे सकते हैं, 1 पाव, आधा kg जो है आप ये सबको दे सकते हैं, है ना। रही बात बायो फर्टिलाइजर की, अगर आप जो सागरिका वगैरह की अगर आप बात कर रहे होंगे तो भैया उसको तो है जैसे कि पर लीटर जो है 2 ml से लेके 5 ml तक आप उसको डाल के आप अपने खेत में दे सकते हैं। इसके बाद इनका छठवां सवाल है कि सामान्य रूप से मिर्ची और टमाटर जो है इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ये जो समस्या किस वजह से आती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये समस्या के लिए मिट्टी में छिपे वायरस जवाबदार है? ये जो समस्या के लिए क्या ट्राइकोडर्मा उपयोग कर सकते हैं? इन्होंने 2 फोटो भी दिया है, जो पत्ते मुड़ने का दिया है, एक इन्होंने मिर्च का दिया है, दूसरा टमाटर का दिया है। देखिए जो है मुड़ते हैं मिर्च और टमाटर के 2 तरीके से। मिर्च की मैं अगर बात करूँ तो जो पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं तो माइट्स होते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ते हैं तो वायरस होते हैं। और वायरस जो है, माइट्स तो भी बाहर रहता है और वायरस भी बाहर में रहता है, तो इसमें मिट्टी का कोई दोष नहीं होता है, पहले तत्व। दूसरा ये रहता है कि जैसे कि माइट्स वगैरह रहते हैं वो हवा के माध्यम से भी फैलते हैं, तो एक जो पौधे इन्फेक्टेड होता है तो उसके बगल के पौधे को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। वो जीव होता है जिसमें ट्राइकोडर्मा का कोई का रोल नहीं रहता। सेकेंड, आपने जो वायरस की बात करी, तो वायरस भी जो है एक जीव होता है बोल सकते हैं, जो कि बाहरी इन्वायरमेंट में हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे उसको एक रास्ते मिलता है पौधे के अंदर घुसने का, तो वो बड़ा जल्दी तरीके से वो घुस जाता है। तो ये जो है मिट्टी, इस पर कोई असर नहीं रहता है मिट्टी का, और ये ट्राइकोडर्मा से भी नहीं जाता है। इसके लिए माइट्स के लिए आपको माइटीसाइड देना रहता है, और वायरस के लिए आपको सफ़ेद मक्खी से बचाना रहता है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी इसके जो है प्रसार करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। इसके बाद इनका जो 8वां सवाल है कि कोई भी सब्जी फल के विकास के लिए जो है और ज़्यादा फल लेने के लिए ऐसे कौन से बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए? ये जो समस्या टेरेस गार्डन, किचन गार्डन में ज़्यादा आती है, ये ना प्रश्न रॉक फॉस्फेट बोन मील के विकल्पों के रूप में पूछा है। इसके दूसरा अर्थ ये है कि पोटास फास्फोरस रिच बायो फर्टिलाइजर हम लोग कैसे बनाएं। देखिए, दुनिया में जो है फास्फोरस के जो मुख्य तत्व जो अवेलेबल हैं वो 2-3 ही है। जैसे कि एक रॉक फॉस्फेट हुआ, दूसरा हुआ बोन मील हुआ, तीसरे राख वगैरह जो रहते हैं, मतलब जो जले वले है ना, ये सारा चीज़ रहता है। सबसे ज़्यादा जो है हमको फास्फोरस मिलती है वो रॉक फॉस्फेट मिलती है। जितने भी आप एसएसपी, डीएपी या फिर जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर देखते हैं उसमें सब में रॉक फॉस्फेट होता है। बोन मील भी फॉस्फेट का एक रूप होता है, लेकिन आप डायरेक्ट बोन मील देते हैं तो उसमें आपको जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिकली तरीके से जो है रिच फास्फोरिक खाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको रॉक फॉस्फेट लेना पड़ेगा, जिसमें अच्छी मात्रा में जो है फास्फोरस की मात्रा रहे। उसको जो है कम से कम आपको 1 महीना पहले खेत में डालना पड़ेगा। और पीएसबी कल्चर जो आती है, फास्फोरस सोल्यूबल जो बैक्टीरिया होती है, उसको जो है आपके खेत में इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं खेत में डाल नहीं सकता महीने भर पहले, तो आप रॉक फॉस्फेट के जो है गोबर की खाद में मिला सकते हैं। उसमें आप जो पीएसबी कल्चर होता है उसको आप डाल सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ ये कि बोन मील में भी आप डायरेक्ट खेत में देते हैं तो उसको मतलब रिजल्ट देने में टाइम लगता है, तो उसमें भी आपको जो है पीएसबी कल्चर को देना रहेगा, जिसमें कि जो मतलब बिना घुले जो उसमें जो फास्फोरस के तत्व रहते हैं वो घोल देगा और वो पौधे को इजीली अवेलेबल हो जाता है। रही बात एसएसपी, डीएपी भी रॉक फॉस्फेट होते हैं, लेकिन वो रॉक फॉस्फेट से ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलता है। इसका ये रीज़न रहता है कि उसको जो है अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए लोग कोई पीएसबी कल्चर वगैरह का यूज़ नहीं करते, वो लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। एसिड जो रहती है, ये जो तत्व जो फिक्स रहते हैं उसको जो है घोल देता है, जिससे पौधे को आसानी से अवेलेबल हो जाता है। कहने का मतलब एसएसपी जो है कोई रासायनिक खाद नहीं कहलाता अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला नहीं जाता। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो रॉक फॉस्फेट जो है वो रासायनिक हो गया, और उसमें अगर आप पीएसबी कल्चर डालते हैं तो वो जो है एक जैविक रिच खाद होता है। इसके बाद इनका जो है लास्ट सवाल है, 9वां सवाल है कि ये बायो फर्टिलाइजर उपयोग हम इस प्रकार करते हैं, जैसे छोड़ने पे छिड़काव के लिए 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर और 10 लीटर पानी, मतलब 1:10 के अनुपात में वो देते हैं। और ड्रिप में देने के लिए 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर और
पानी मतलब 1:5 करते हैं, क्या ये परिणाम सही है? कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। स्टैंडर्ड माप क्या है, ज़्यादा परिणाम लेने के लिए क्या नुकसान होता है? देखिए, बायो फर्टिलाइज़र की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि आप या तो जैसे सागरिका वगैरह की बात कर रहे होंगे, या फिर दूसरे में अगर पीएसबी कल्चर वगैरह को भी बायो फर्टिलाइजर में माना जाता है तो उसके भी अगर बात कर रहे होंगे, तो मैं दोनों को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप पीएसबी कल्चर, जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया, केम्बी बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, ये चीज़ की अगर आप बात करें तो उसको जो है आप कितनी भी मात्रा में दें, आपके खेत में कोई जो है नुकसान नहीं करेगा। और इनको जो है आपको ड्रिप या फिर जो खेत में पानी पलेवा होता है उस अवस्था में देने पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ जो ये जब बायो फर्टिलाइजर में जैसे सागरिका सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होती है, पंचगव्य जो होते हैं, इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो पंचगव्य वगैरह को जो है आपको जो है 5 ml 10 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको देना रहता है खेत में। काफ़ी अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है पटेल जी का सवाल था, और मुझे उम्मीद है रमेश भाई पटेल जी आपको भी जो है इसका जवाब मिल गया होगा, बाकी किसानों को मिल गया होगा। रमेश भाई जी, अगर आपको और भी कुछ या फिर मेरी जो बातों में कुछ समस्या है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपने मेल किया है मेल भी आप कर सकते हैं। और बाकी भी किसानों भाई का कुछ सवाल रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।